पेन किलर सीरीज में इनऑर्गेनिक में खास 11 के लिए बेसिक का लेक्चर लेके आए हैं और वो है हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स। कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लुईस थ्योरी। दूसरा है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसी क्रम में हम एक और चीज जानेंगे वो है VSEPR थ्योरी। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास रूल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हाइपर वैलेंट मतलब जो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लें, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख लें अपने अंदर, उनकी भी बातें मैं नहीं करता। और 8 से कम इलेक्ट्रॉन अगर कोई रखता है तो उसकी भी बातें मैं नहीं करता हूँ। कि अगर मान लो कोई कहे कि ये वाली स्ट्रक्चर सही है और कोई कहे कि ये वाली स्ट्रक्चर सही है तो दोनों ही गलत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पेन किलर सीरीज में इनऑर्गेनिक में खास 11 के लिए बेसिक का लेक्चर लेके आए हैं हम। बेसिक और बेसिक्स क्या हैं देखें जरा, और वो है हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स। और इसमें हमने कुछ बहुत ही बढ़िया अतरंगी सी एकदम आसान सी ट्रिक्स हमने रखी है ताकि आप आसानी से लुईस स्ट्रक्चर्स बना पाओ। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, और वो है हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स। देखें जरा, तो हमारा आज का टॉपिक रह जाएगा दोस्तों। टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स। अब देखें जरा, इस बारे में शुरू करने से पहले थोड़ी और बातें कर लेते हैं, और वो क्या है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या क्या है जो आपको पढ़नी होती है। देखो जरा, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड आखिर बनेंगे कैसे। फिर हम इस बात पर जाते हैं कि बॉन्ड बन कैसे रहा है, कैसे बनता है। फिर हम इस बात पे जाते हैं कि भाई 3D में मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बनती है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है। तो इसी क्रम में हम जो है वो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ने वाले हैं। और वो क्या क्या है जरा देखें। तो कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लुईस, है ना, लुईस थ्योरी। दूसरा है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसी क्रम में हम एक और चीज जानेंगे वो है VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये 3 चीजें मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि किस क्रम में हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसी क्रम में हमें बातें करनी है। कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में बता देगा, सिर्फ 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में ही बात करता है। और माँ कसम इन्होंने बात कर रखी है कि ऑक्टेट का दीवाना हूं मैं, ऑक्टेट के बाहर की बातें मुझसे मत करना। न हाइपर वैलेंट और न हाइपोवैलेंट। हाइपर वैलेंट मतलब जो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लें, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख लें अपने अंदर, उनकी भी बातें मैं नहीं करता। और 8 से कम इलेक्ट्रॉन अगर कोई रखता है तो उसकी भी बातें मैं नहीं करता हूं। इसका मतलब प्राण जाए पर ऑक्टेट का नियम न जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, न तो ज़्यादा बने इलेक्ट्रॉन न कम। फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बातें करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग की, कि बॉन्ड आखिर बनता कैसे है, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कैसे पाई बॉन्ड बनेगा। फिर हम जानेंगे इसी में इसका दूसरा पार्ट, और वो है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड बनने से पहले क्या क्या चीज़ें वो करते हैं, ये हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर लास्टली हम जानेंगे कि जब बॉन्ड बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो किस तरीके से मॉलिक्यूल को शेप देता है। 3D स्ट्रक्चर में किस तरीके से वो टेट्राहेड्रल होता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, कभी ऑक्टाहेड्रल बन जाता है, कभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाता है। कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन उसकी 3D स्ट्रक्चर को गढ़ता है, तो ये हमारे पास प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले रूल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स क्या है जरा देखो। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल और आयन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, है ना। एक कंपाउंड के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जब हम ये पाएंगे कि एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तब हम एक नई चीज की शुरुआत करेंगे, और जिसका नाम होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो अगर कोई कंपाउंड के
एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पा रहे हैं और वो लुईस थ्योरी को भी फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है, वो भी स्ट्रक्चर हो सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एक नए फिनोमेना की तरफ जाएंगे, हाइपोथेटिकल फिनोमेना, जिसको हम रेजोनेंस कहेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स को परमिट कर रहे हैं। ठीक है, फिर जैसा कि हमने बात करी कि ये सिर्फ 2D के बारे में बात करता है, ये इस बारे में नहीं बताता कि भाई मॉलिक्यूल की शेप क्या होने वाली है। तो ये जब हम लास्टली हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थ्योरी, उसमें हम इसे लिख देंगे। सवाल उठता है कि सर रूल्स क्या है लुईस स्ट्रक्चर बनाने के, तो हमने अपने शब्दों में उन चीजों को लिख दिया है। लंबी लंबी सी अंग्रेजियां हैं, लेकिन हमें उसे अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करके चीजें आसान कर ली है। सबसे पहला सवाल हमारा उठता है, देखो कोई भी चीज, अगर कोई भी बिजनेस हम करते हैं, हमने सोचा घर कैसे चलाना है, तो जिस तरीके से घर चलाया जाता है उसी तरीके से लुईस स्ट्रक्चर भी बनाई जाती है। कैसे? जैसे सबसे पहले हमने सोचा कि यार आज इस महीने क्या क्या खर्चे हैं, पहले ये देख लेते हैं। हमने देखा भाई हमारे सबसे पहले देखेंगे हमारे पास पैसे कितने हैं इस महीने हमारे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इस महीने का खर्चा क्या होने वाला है। इस महीने का खर्चा होने वाला है 150 रुपए। ठीक है, तो 50 रुपए की कमी पड़ने वाली है। अब ये 50 रुपए हम कहाँ से पूरी करेंगे, वो जद्दोजहद हमारी रहेगी, और वो पूरी हो जाएगी तो हमारा ऑक्टेट, मतलब हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी इस महीने के लिए। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स भी करते हैं। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कि भाई एक बात बताओ कि मेरे प्यारे सारे एटम्स जो कंपाउंड बनाने वाले हो, तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए जाते हैं। अब सबसे पूछा जाता है कि भाई तुम जीवन में चाहते क्या हो, तो कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो हमने कहा हम सबसे पूछेंगे कि भाई तुम 5 हो ना, तो तुम 5 एटम हो, मिलके जो है कोई कंपाउंड बना रहे हो, तो सबको 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 40 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमको पड़ेगी। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है कितने, तो निकाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता चला कि 32 है हमारे पास। तो इसका मतलब कमी पड़ रही है 8 इलेक्ट्रॉन की। अब 8 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी कैसे किया जाए, तो फिर सेंट्रल एटम जो होता है वो कहता है कि यार एक काम करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने से क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो कमी पूरी हो जाती है। तो जितने बॉन्ड बनाओगे इंटू 2 कर लो, उतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो जाएगी। या जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, उतने बॉन्ड बना लो, तो उतने बॉन्ड बना लिए जाते हैं। सेंट्रल एटम चूज कर लिया जाता है। सेकंड पीरियड का जनरली मिलेगा आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इन लेस इन नंबर्स। तो इस तरीके से फिर इलेक्ट्रॉन बना लिए जाते हैं। फिर इसके बाद हमें यह भी निकालना होता है कि भाई कहीं आयन तो नहीं है कोई चीज, और अगर कोई आयन है तो हमें फिर सब पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ता है हर एटम पर। तो ये प्रोसेस पूरी हो जाए, बस उसके बाद जो है स्ट्रक्चर बन जाती है। अगर कहीं एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, डोनर पर पॉजिटिव आता है और एक्सेप्टर पर नेगेटिव आ रहा है। तो एडजेसेंट पोजीशन पर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं उस सिग्मा बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी कहानियाँ हम जो है लुईस स्ट्रक्चर में जानते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम वापस चलते हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंपाउंड में है, कितने चाहिए, इंटू 8 कर लेंगे हर एटम को, कितने की कमी है। ठीक है, जितने की कमी है डिवाइड बाय 2 करके बॉन्ड बनाएंगे। सेंटर एटम पहचानेंगे उसको, और बाकी सारे एटम्स को उसके चारों तरफ अरेंज करके उतने बॉन्ड्स बना देंगे, है ना। और इसमें फिर एक और पहलू आता है नंबर ऑफ लोन पेयर का, वो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जैसे कि हम बात करें कि किसी, वैसे तो बड़ी आसान है लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर CCl4 में ले लेता हूँ। तो हमने कहा भाई CCl4, कार्बन ने मीटिंग करी 4Cl के साथ और बोला कि भाई ये बताओ कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कार्बन ने कहा देख मेरे पास तो 4 है और 4 क्लोरीन है, तो सबके पास 7 है, तो 28 ये हो गए। तो 32 इलेक्ट्रॉन है भाई लोगों अपने पास। कितने एटम है अपन, 5 हैं, तो कितने हैं ये तो पता चल गया हमको कि 32 है। फिर हम ये और निकाल लेते हैं एक चीज़, कितने चाहिए कितने। तो चाहिए अगर मैं निकालूँ तो हमारे पास आ जाएगा 5 एटम है, तो 8 × 5 हो गए, तो हमारे पास 40 हमको चाहिए। फिर हमसे पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, है ना। ऑक्टेट, हाइड्रोजन को भी डुप्लेट होता है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि ऑक्टेट थ्योरी है तो फिर उसे 7 इलेक्ट्रॉन के आगे की कहानियां ही मानकर चलेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, है ना, या फिर डुप्लेट मानकर भी हम चीज़ें कर सकते हैं। देखें जरा कैसे। अब यहाँ अगर मैं देखूँ कि कितने की कमी हमारे पास है, तो कितने की कमी हमारे पास है, अगर मैं ये देखूँ डुप्लेट निकालना है हमें हाइड्रोजन के लिए, तो कमी कितने की है जरा देख लो, 40, 32, 8 की हमारे पास कमी हो गई।
अब जितने की कमी है डिवाइड बाय 2 कर लो, बॉन्ड मिल जाएंगे, 4 बॉन्ड मिल गए। अब यहाँ लोन पेयर मुझे निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा है माइनस कमी डिवाइड बाय 2। तो है कितना 32, कमी कितने की है 8 की, डिवाइड बाय 2 कर लो तो हमें यहाँ मिल जाएगा 12। तो ये नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएंगे। इसके बाद ये कहानी करने के बाद, हेलो गाइस, यूजिंग द अबव 4 पॉइंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज डिजाइंड एज फॉलोज। कैसे डिजाइन करेंगे हम स्ट्रक्चर्स को? तो जनरली हम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकंड पीरियड का एटम ले लेंगे सेंट्रल एटम के तौर पर, और जो लेस इन नंबर होगा ऑब्वियसली, ठीक है, उसके चारों तरफ अलोकेट कर देंगे सारे एटम्स को एंड और उन्हें जोड़ देंगे एज पर देयर कोवेलेंसी। कितनी कोवेलेंसी उसके अकॉर्डिंग अभी हम जोड़ने वाले हैं उनको। और फाइनली कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम। अब जैसे हमारे पास CCl4 है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट CCl4 में कार्बन ही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कार्बन पकड़ा, ठीक है, और अलोकेट दी सराउंडिंग एटम्स, 4 बॉन्ड बनाने हैं इसके, तो 4 बॉन्ड हमने बना दी। ये लो भाई, ये लो। अब हमने नंबर ऑफ लोन पेयर निकाले थे, कितना आया था 12 आया था। तो 12 जो है 4 एटम्स में, अब डिपेंडिंग ऑन देयर ऑक्टेट। अब यहाँ अगर मैं क्लोरीन से पूछूं कि भाई तेरे पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है, तो कार्बन को कोई लोन पेयर देने की जरूरत नहीं। क्लोरीन से पूछो कितने चाहिए, तो बोला 2 तो है, 3 दे दो यार, तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास क्लोरीन जो है वो 4 है और 12 लोन पेयर है, तो सबको 3-3 दे सकता हूँ। तो ये मिल जाएगा मुझे स्ट्रक्चर, है ना। मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, फिर हमको क्या करना है, फाइनली कैलकुलेट करना है चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। और फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो कितने बना रहा है, और फालतू इलेक्ट्रॉन मतलब अनशेयर्ड या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो माइनस कर दोगे तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल पर यहाँ ले लेता हूँ, कार्बन से पूछो, कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, बोला 4, बॉन्ड कितने बना रहा भाई 4, फालतू इलेक्ट्रॉन है क्या कोई, बोला नहीं, तो 0 आ गया चार्ज, ठीक है। क्लोरीन पर निकालते हैं, सभी क्लोरीन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई 7, ठीक है। बॉन्ड कितना बना रहा है, बोला 1, फालतू इलेक्ट्रॉन कितने पड़े, 1 2 3 4 5 6, पेयर नहीं इलेक्ट्रॉन 6, तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, CCl4 की स्ट्रक्चर यही रहने वाली है, बस इतना आसान है। मतलब हमको क्या चाहिए, है चाहिए कमी, कमी बाय 2, ठीक है, फिर अलोकेट कर देंगे और फिर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। बस इतनी कहानियां हमको यहाँ चाहिए दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है? किसके जीवन में कोई परेशानी बोलो, है ना। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है किसी भी लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, किसी भी लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना इतना ही आसान है। जरा देखें, आप एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपन। जैसे हमारे पास आ गया CO2, अब इसकी स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहला कैलकुलेट दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन से पूछो भाई कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन तेरे पास, वो बोलेगा 4 है मेरे पास। ऑक्सीजन से पूछो 6 + 6, ठीक है। तो 12 और 4 कितने हो गए दोस्त, 16 हो गए हमारे पास, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 6 12 और 4 16 हो गए। फिर ये तो हो गया हमारे पास है। अब हम पूछेंगे इससे चाहिए कितने दोस्त थे, तो ये चाहिए बताएगा, और वो चाहिए कितने हो गए दोस्तों, तो 8 8 8 24 चाहिए, ठीक है। तो कमी कितने की हुई, ये बोलेगा कमी जो है वो 8 की कमी हुई। तो हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लेंगे इसके लिए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे मेरे पास कमी बाय 2, और कमी बाय 2 निकालें हम यहाँ पर, तो 8 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो 4 बॉन्ड बनाना है। सेंट्रल एटम पहचानो, सेकंड पीरियड है हमारे पास, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमारे पास कार्बन लेस इन नंबर हो गया। अब बॉन्ड कितने बनाने हैं 4 हैं, ऑक्सीजन कितनी 2। तो कॉमन सेंस वाली बात है हमारे पास, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, तो हम 2 ही से दे देंगे, 2 ही से दे देंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई, आया ना, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक और स्ट्रक्चर चाहे तो हम बना सकते हैं, हमारे जीवन में परेशानी डेवलप करना हो तो 3 1 करके, फिर उसके लिए रेजोनेंस समझना पड़ेगा।
तो रेजोनेंस समझाया जाएगा आपको ओजोन में। तब चाहो तो आप इसकी एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो कि 3 बॉन्ड एक दे दूं और एक ही दे दूं, बनाया जा सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, है ना। तो कोई ये भी कर सकता है, मतलब अब आप समझ रहे हो। किसी ने कर दिया शैतानी कि मेरा मन तो कर रहा है इसे अनइवन बांटने का, मेरा मन तो ये कर रहा है, लेकिन कॉमन सेंस अगर 2 है तो हमारे पास हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे, एक स्ट्रक्चर ये बन सकती है, ये भी बन सकती है, लेकिन ये हमारे पास फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी क्योंकि परमिट तो करेगी। इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई, हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने थे, हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर हमारा निकलना बाकी था, और वो था है माइनस कमी, है माइनस कमी बाई 2, मतलब 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आया 4 लोन पेयर है। कॉमन सेंस वाली बात है। कार्बन से पूछो भाई तेरे को लोन पेयर चाहिए क्या, वो बोल रहा देख मेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, हो गए मेरा काम तो हो गया। ऑक्सीजन से पूछा तेरे को लोन पेयर चाहिए क्या, वो बोला 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मिल गए, 2 दे दो यार, और 2 इसे दे दिया, कॉमन सेंस वाली बात। तो ये मिल जाएगा स्ट्रक्चर, बोलो क्लियर है, आया ना। तो ये हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर हो गई। फॉर्मल चार्ज अभी कैलकुलेट करना बाकी है। हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया। फॉर्मल चार्ज जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, तो हम निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, बॉन्ड कितने बना था 4, फालतू इलेक्ट्रॉन 0, तो 0 आ गया। ऑक्सीजन पर निकालें फॉर्मल चार्ज, तो ऑक्सीजन से पूछा भाई कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसने बोला 6, ठीक है। कितने बॉन्ड बना रहा है, बोला 2, फालतू कितने पड़े हैं, उसने बोला 1 2 3 4, 4, तो 0, ठीक है। जीवन जो है सुख शांति से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पूछ लेते हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। कार्बन के बाद तो वही आ गया आंसर, 4 है, 4 है, 0 है। अब इस ऑक्सीजन से पूछते हैं, पहले हमने लोन पर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर लोन पर हमारे पास कितने 4 हैं, तो अब इस ऑक्सीजन से पूछो भाई कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोला 6 तो आ गए बॉन्ड से, 2 दे दो मुझे। तो इससे पूछो कितना, बोला 2 तो आए हैं बॉन्ड से, तो 3 दो मुझे, तब मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो हमने इसे 3 दिए, समझ रहे हो तुम, है ना। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इस बार हुआ है क्योंकि तुमने बॉन्ड अनइवन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब इस ऑक्सीजन पर अगर मैं वैलेंस फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड बना रहा 1, ठीक है, और फालतू इलेक्ट्रॉन पड़े 7, सॉरी 6, फालतू इलेक्ट्रॉन पड़े 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, -1। तो इस पर चार्ज बनाओ, फिर चार्ज बनाना पड़ेगा अब तुमको, -1। अब इस ऑक्सीजन पे अलग निकालना पड़ेगा तुमको क्योंकि अनइवन है। तो अब यहाँ देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 6 ही रहेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना रहा है, 3, फालतू इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं, 2, तो इसका मतलब +1 चार्ज आ गया। तो यहाँ हमको ड्रॉ करना पड़ेगा फिर +1 चार्ज, यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा हमको माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज दिखाना पड़ेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो फिर इसके बीच में ऐसा डबल हेडेड एरो लगाओ और फिर ये कहो कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं दोस्तों, ये दोनों स्ट्रक्चर्स ही वैलिड हैं, इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। ये दोनों जो है वो परमिट करती है, दोनों ही स्ट्रक्चर्स। अब इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है उसके बारे में बात कर लेंगे। ये दोनों कहलाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इन्हें कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इन दोनों में से फिर तुम्हारा सवाल ये उठता है इन दोनों में से रियल कौन सा है, तो फिर हम आगे जानेंगे कि इनका जो हाइब्रिड होता है वो ज़्यादा बेटर होता है जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। हम यहाँ अगर में देखें तो यहाँ पर हम एक चीज़ तुमको ऑर्गेनिक में भी बताता हूँ कि चार्ज जो होता है ना किसी भी स्पीशीज पर, चार्ज इज इक्विवेलेंट टू दुख। किसी भी मॉलिक्यूल पर चार्ज जो है वो दुख लेके आता है। क्यों दुख लेके आता है जरा समझो। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारे पास दूसरी स्ट्रक्चर हो गई। देखो जरा होता क्या है, पूरे एटम्स दुनिया के चाहते क्या है कि वो मोक्ष प्राप्त कर जाएं, बिल्कुल इंसानों की तरह। मोक्ष प्राप्त कर देने का क्या मतलब है कि भाई मुझे बॉन्ड बनाने न बनाने से छुटकारा मिल जाए, मतलब इस चक्र से मैं बाहर निकल जाऊं। यही तो हर एटम चाहता है, देखो हम भी चाहते हैं।
कि यार ये जीवन और मरण के चक्र से बाहर निकल जाए। हर एटम भी यही चाहता है कि बॉन्ड बनाने और तोड़ने के चक्र से मुझे मुक्त करो और मुझे नॉन रिएक्टिव कंपाउंड बना दो, लाइक थोड़ा बहुत नोबल गैसेस। वैसे तो उसे भी हम जबरदस्ती रिएक्ट करा लेते हैं, लेकिन ठीक है, वो मोक्ष प्राप्त लगभग कर चुके हैं। तो हर मॉलिक्यूल ये चाहता है कि मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा कुछ एक्वायर कर लूं ताकि मैं लीस्ट रिएक्टिव हो जाऊं और इस दुनिया के बॉन्ड बनने और टूटने के मोह से बाहर निकल जाऊं। तो सब चाहते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन में आना पड़ेगा और उसके लिए हमें चार्ज छोड़ना पड़ेगा। चार्ज मतलब अट्रैक्शन, चार्ज इज व्हाट, मोह। चार्ज मोह है किसी भी एटम के लिए। कैसे? क्योंकि अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो उसकी चारों तरफ कौन अट्रैक्ट हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज वाले, रिएक्ट करने को। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज सिर पे लेके घूम रहा है तो उस पर चारों तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इसका मतलब अगर ये अट्रैक्शन जब तक रहेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहेगी। अगर कोई वेकेंट ऑर्बिटल लेके घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आके उससे बॉन्ड बना लेंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज लोन पेयर लेके घूम रहा है तो जो गरीब होगा वेकेंट ऑर्बिटल लेके घूम रहा है वो आ जाएगा पास में कि मुझे दे दे इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बना ले। तो बॉन्ड बनाने और न बनाने से दूर रहना है तो आपको चार्ज से दूर रहना पड़ेगा। चार्ज इज लाइक मोह, मोह इज लाइक दुख। तो चार्ज इज इक्विवेलेंट टू दुख हमने कह दिया। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, मतलब ये सुखी है, ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, वेयर दिस इज अ पोलर स्ट्रक्चर। तो अगर मेरे से पूछा जाए 1 और 2 में से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो स्टेबिलिटी 1 की ज़्यादा होगी कंपेयर टू 2। जो रियल स्ट्रक्चर होगी वो समवेयर इनके बीच की होगी कहानी। ठीक है, इन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और रियल मॉलिक्यूल जो इन दोनों से मिलकर बनाएंगे उसे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तब उसके बारे में आप आसानी से जानेंगे। अभी के लिए अगर मैं पूछूं कि सर कंक्लूड करो कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन सही है, तो ये हम बनाते हैं, इट इज़ वेरी मच स्टेबल। ठीक है, ये हम बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और रियल स्ट्रक्चर कौन सी, तो इन दोनों का हाइब्रिड जब मिलके बनाएंगे तब हम जानेंगे। मगर हम यही बनाते हैं CO2, जैसे बेंजीन का हम क्या बनाते हैं, वही स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से जो है वो हम क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करते हैं। अब और एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं, कंक्लूड करते हैं कि हमको आया कि नहीं आया कैलकुलेट करना। तो जैसे जरा हमारे पास PCl4+ हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गई। अब फिर से वही इसके बारे में देख लो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। तो 5 यहाँ हो जाएंगे, नाइट्रोजन फैमिली है, और 7 + 7 + 7 + 7। और अब यहाँ पर अगर चार्ज है ना आपके पास, तो इस बात को समझो कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पर -1 करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता टोटल इलेक्ट्रॉन्स में। तो यहाँ अभी तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन कम करता हूँ तो 28, 33 और ये हो गया हमारे पास 32। तो 32 क्या हो गया हमारे पास है। अब यहाँ अगर मैं है हमारे पास आ गए तो अगला हमारा सवाल क्या है कि भाई ये बताओ तुम्हें चाहिए कितने, कितने चाहिए तुमको टोटल। तो कहेगा 5 एटम है तो 40 चाहिए, वही कहानी हो गई हमारे पास। ठीक है, तो कमी कितने की हो गई, फिर से देख लो, कमी हमारे पास कितने की हो गई, 8 की हो गई। तो बॉन्ड कितना बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा हमारे पास 4। तो लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर मतलब 32 - 8 / 2। ठीक है, तो हमारे पास वही कहानी हो गई, फिर से 12 हो गए। तुम यहाँ देख रहे हो कि इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू CCl4। क्यों इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा हूँ कि कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन के आगे का है नाइट्रोजन फैमिली का है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रख रहा है ना सिलिकॉन से। ठीक है, तो सेंट्रल अगर 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रख रहा था, हमने पॉजिटिव करके उसको बराबर कर दिया, तो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू CCl4 की कहानी। तो अब यहाँ देख लो आप, ये है हमारे पास, अब यहाँ देख लो हमारे पास नंबर, अब ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए, ये हमारे पास हो गया। तो अब इस सेंट्रल एटम हमने फॉस्फोरस को पहचान लिया, लेस इन नंबर है,
और इसके चारों तरफ हमने Cl 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 और Cl को अरेंज कर दिया। बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं, तो एक एक करके जोड़ दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगी इसकी। आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो क्लोरीन पर, तो क्लोरीन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे। बॉन्ड सबसे पहले लोन पेयर बांट देते हैं। 12 है, 12 है। फॉस्फोरस से पूछो तेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, बोला कंप्लीट है भाई। 2 2 4 2 6 और 2 8 के साथ कंप्लीट है। ठीक है, अब ये पूछेगा लोन पेयर कितने हैं, तो हमारे पास 12 है, तो बांट दो इसको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 12 बांट दिए। ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 7, बॉन्ड बना रहा 1, फालतू पड़े 6, 1 2 3 4 5 6, फॉर्मल चार्ज आ गया 0। ठीक है, तो इस पर चार्ज नहीं बनाएंगे। अब फॉस्फोरस पर बनाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, बॉन्ड बना रहा है 4, फालतू इलेक्ट्रॉन पड़े हैं 0, तो आ गया आंसर +1। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर दिखाओगे तुम? फॉस्फोरस पर, क्योंकि PCl4+ है। तो इस तरीके से हम पूरी स्ट्रक्चर्स बना पाते हैं। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? और प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते ही रहो। चलो एक और कर लेते हैं। NO2 फिर से देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ हमको निकालने हैं, प्लस है, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो 5 + 6 + 6, 12 और 5 17, और मैं -1 करना तो भूल ही गया। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए -1, तो आंसर आ गया मेरे पास 16 है। चाहिए कितना? चाहिए कितने एटम है? 3 है, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 24 है ना। और कमी हो गई हमारे पास 8 की, तो बॉन्ड बनेगा भाई साहब कमी बाय 2, मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे। लोन पेयर आपको निकालना है, तो लोन पेयर आ जाएगा है माइनस कमी बाय 2, 16 माइनस कमी कितने की है? 8 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 4। सिंपल सी बात है। सेंट्रल एटम हम नाइट्रोजन ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 लगा दिए। अब 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये बना दो। अब फिर से वही कहानी, तुम अनइवन करना चाहो तो कर सकते हो, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी उसकी। ठीक है, अभी के लिए हम ये बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट कर लो, फॉर्मल चार्ज। तो पहले हम लोन पेयर बांट देते हैं। लोन पेयर कितने हैं हमारे पास? 4 है। पहले नाइट्रोजन से पूछे लोन पेयर चाहिए क्या? वो बोला 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो हमने कहा चलो 2 इसको दे देते हैं और 2 इसको दे देते हैं। कंप्लीट हो गया। 2 2 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। लुइस ऑक्टेट कंप्लीट मांगता है भाई। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट गए ऑक्सीजन के पास, बोला 6 इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, 2 बॉन्ड बना रहे हो, 4 फालतू पड़े हैं, तो 0 चार्ज आएगा आपके ऊपर। नाइट्रोजन से बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 4 बॉन्ड बना रहे हो, 0 फालतू पड़े हैं, तो +1 आएगा चार्ज, मतलब यहाँ लगाओगे पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से आपने किसकी स्ट्रक्चर बना दी? NO2 की प्लस की स्ट्रक्चर आपने बना ली है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है ना? समझ में आ गया? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। देखें और समझते हैं इसको, और कर लेते हैं, फिर हम CO पर आएंगे। बहुत बहुत फेमस स्ट्रक्चर CCl4। CCl4 में हम गिन लो कि 4 यहाँ होते हैं और एक +1 मुझे करना पड़ेगा, 7 + 7 + 7 + 1, तो कितने हो गए? 21 और 26 है ना। तो ये हो गया। और चाहिए कितने? देखो कितना आसान हो गया ना। चाहिए कितने तो कहेगा अब 4 एटम है, तो हमारे पास 32 आएगा। तो कमी कितने की हुई? कमी 6 की, तो बॉन्ड कितने बनेंगे? तो 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो लोन पेयर कितने होंगे? तो हमारे पास है माइनस कमी डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 10। सेंट्रल एटम कार्बन। क्लोरीन कितने हैं? 3, तो 3 दिखा दो। हम नहीं जानते, अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना हमको, 3D वीडी नहीं जानते हम, तो हम तो कहीं भी ड्रॉ करेंगे भाई। बॉन्ड बनाने थे, 3 बॉन्ड बना लिए। ठीक है,
लोन पेयर दिखाना था हमको, तो लोन पेयर है कितने, 10 है हमारे पास। तो कार्बन से पूछो पहले, कार्बन भाई तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा देख अभी तो 6 हैं यार। तो हमने कहा तेरे को भी जरूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो भाई तो एक काम कर, तू ले ले, ये ले 2। क्लोरीन बाकी को 3 3 3 दे देंगे, देख रहे हो, छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। इसके बाद लुईस स्ट्रक्चर तुमको कभी परेशान नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्लोरीन पर अगर मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जाऊँ तो कर लूँगा, और वो हो जाएगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बॉन्ड बना रहा, एक फालतू पड़े 6 जीरो, चलो सब पर 0 चार्ज। कार्बन पर इस बार हमें देखना पड़ेगा, कार्बन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना रहा, 3 फालतू पड़े हुए 2 -1। तो इसका मतलब इस पर हमको चार्ज दिखाना पड़ेगा दोस्तों, इस पर चार्ज दिखाना पड़ेगा -1, ये रहा -1। तो CCl3 माइनस में ये जो चार्ज है वो इसी पर आ रहा है। क्या मेरी बात तुमको चमक गई है दोस्तों, क्लियर है? बोलो 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 बोलो। समझ गए? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं वेरी फेमस कंपाउंड, जो हम CO के बारे में बात करते हैं। तो CO के साथ भी सेम ही है, देख लेते हैं हम। न्यूट्रल है हमारे पास। अब यहाँ देखो CO की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो यहाँ हमारे पास 4 हो गए, इसके पास हमारे पास 6 हो गए, टोटल हो गए 10 है। चाहिए कितने हमारे पास, 2 ही तो हैं भाई, तो 16 हो गए। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, सॉरी कमी कितने की है, कमी देखें कमी कितने की है, तो हमें कमी मिल गई हमारे पास 6 की। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, अब ये मत कहना सर -6, फालतू बात नहीं करना। बॉन्ड हो गया कमी बाय 2, तो कमी बाय 2 मतलब आ गया हमारे पास 3 बॉन्ड बनेंगे। लोन पेयर निकालें तो है माइनस कमी बाय 2, है माइनस कमी, 10 -6 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2। अब कार्बन ले लो, एक ऑक्सीजन ले लो, बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3। ठीक है दोस्त, ये सही है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। लोन पेयर कितने हैं भाई साहब, 2। सबसे पूछ लो, दोनों से। कार्बन से पूछो तुमको चाहिए क्या लोन पेयर, बोलेगा देख भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ गए, तो एक और दे दे यार, ये ले। हमने कहा ये ले, खुश रहे, जी ले अपनी जिंदगी। ऑक्सीजन से पूछा, बोला 6 तो इधर से आ गई, एक और दे दे भाई, एक इसको दे दिया। ये सही लग रहा है। हमारे पास CO की स्ट्रक्चर हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो गई। अब फॉर्मल चार्ज निकालना बाकी है। तो कार्बन पर फॉर्मल चार्ज निकाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बॉन्ड बना रहा 3, फालतू पड़े इलेक्ट्रॉन 2। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ चार्ज आने वाला है क्या, कौन सा बताओ, -1। ऑक्सीजन से निकालो, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड बना रहा है 3, और फालतू पड़े हैं 2, तो इसका मतलब +1। इसका मतलब इस पे चार्ज दिखाना है माइनस, और इस पर चार्ज दिखाना है प्लस। इसका मतलब तुम समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा, और वो समझना पड़ेगा तुम्हें। वापस आते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अब बॉन्ड बिटवीन अ डोनर एंड एक्सेप्टर। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर फालतू पड़ा है, जैसे कि ये, और एक भिखारी है हमारे पास BF3, जो कि हाइपोवेलेंट कंपाउंड है, वेकेंट ऑर्बिटल लेके घूम रहा है, हाइपोवेलेंट है। अब बोरोन इससे कहता है कि यार भाई सुनना यार, तू यार तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हैं, तू मेरे को दे देना। तो नाइट्रोजन कहता है बोरोन से कि भाई देख सुन, एक एक इलेक्ट्रॉन ही देने का वादा हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर मैं दोनों दे दूंगा तो फिर मेरे को तो इफेक्टिवली एक का नुकसान हो जाएगा, और मैं दे भी दूं, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद कल तू कहीं दुनिया से ये कहने लग जाए कि ये तो मेरा ही इलेक्ट्रॉन था और इसमें नाइट्रोजन का कोई अधिकार नहीं था, तो मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो या तो तू इलेक्ट्रॉन मत ले, और अगर तू इलेक्ट्रॉन लेता है तो फिर कुछ ऐसा कर कि दुनिया जब इस बॉन्ड को देखे तो उसे पता चले कि मैंने दान दिया था और तूने एक्सेप्ट किया था, ताकि कुछ अच्छा फील तो हो यार डोनेशन में। तो फिर ये कहता है कि ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ,
है ना। अब इसमें दो तरीके से करेंगे हम, ये बना देंगे हम बॉन्ड और ऐसे एरो दिखाएंगे और ये BF3। तो अगर डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बॉन्ड है तो ऐसे दिखाएंगे दोस्त बॉन्ड, ताकि दुनिया जब देखे तो पता चले कि दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने दिए थे एंड दिस वाज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग हुई है इस बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन इसे बोरॉन ने बोला यार ऐसे एरो ही लगा के एकदम एकदम यूं करके बॉन्ड बनाएगा तो मजा नहीं आएगा ना यार, तू एक काम कर ऐसे बना बॉन्ड कि थोड़ा मुझे बुरा कम लगे। तो इसने कहा ठीक है यार एक काम कर ऐसे ही बना देते हैं अभी, ठीक है। लेकिन भाई क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने दिए तो इफेक्टिवली मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और इफेक्टिवली तेने तो कुछ नहीं किया, तो तेरे पास इफेक्टिवली एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। तो डोनर पर हमारे पास कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक्सेप्टर पर तुम्हारे पास कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर एडजेसेंट ऐसा कुछ हो रहा है तो दिस बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दिस इज नॉर्मल कोवैलेंसी से सिंपल सी बात है। अगर मान लो सेकंड पीरियड वाला एटम अपनी नॉर्मल कोवैलेंसी से अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बना रहा है, जैसे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है 3 है नॉर्मल, उससे एक ज्यादा 4 बना रहा है, तो इसका मतलब उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर बोरोन से बारे में बात करें तो हमारे पास नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बना रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। H3O प्लस ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बना रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है ना। बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, ज्यादा बना रहा है तो इसका मतलब उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि अपनी नॉर्मल कोवैलेंसी से अगर आप एक बॉन्ड ज्यादा बनाते हो सेकंड पीरियड वालों, तो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो इस पर सवाल बन जाता है दोस्तों, और वो सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि बताओ इनमें से किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अगर कोई नॉर्मल कोवैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो हम कहेंगे कि उसमें कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब वापस आते हैं हमारे पास CO पर। तो CO के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या अब इस बात से तुम सहमत हो कि मैं यहाँ C डबल बॉन्ड O और O लिख सकता हूँ छोटे बच्चों 11th वालों, और नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि ये डोनर रहा होगा और ये हमारे पास कैसा रहा होगा, एक्सेप्टर रहा होगा। तो ये डोनर और ये एक्सेप्टर, तो डोनर पर हमने, ये डोनर और एक्सेप्टर है तो डोनर की तरफ से एरो लगा दिया ये। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, समझ में आया। इसलिए हमारे पास ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर हो जाती है CO, एक लोन पेयर ये एक लोन पेयर, ठीक है। जब आगे तुम बड़े हो जाओगे तो इस बात को जानोगे कि हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास यहाँ लोन पेयर है। लेकिन जब CO से पूछा जाएगा कि भाई तुम किस साइड से डोनेशन करना पसंद करोगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करोगे या ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करोगे, तो इसको दो तरीके से समझाया जा सकता है। एक तो सिंपल छोटे बच्चों की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका मतलब इसके लोन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ूं और मैं इस पेन को ऐसे पकड़ूं तो कब लुटने की संभावनाएं ज़्यादा है इस केस में। इसका मतलब जब भी CO को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे या ये इलेक्ट्रॉन देने होंगे लोन पेयर वाले तो ऑक्सीजन कभी नहीं देगा। किस साइड से डोनेशन होगा, कार्बन साइड से हमेशा डोनेशन होगा। तो कार्बन CO अगर कभी इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो कार्बन के थ्रू ही देगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। दूसरा बहुत ब्यूटीफुली इसे समझा जाता है और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ो तब ये सवाल अपने टीचर से पूछना और पूछना सर कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन ही क्यों डोनेट करता है, वहाँ पर हम बात करेंगे। और MOT जब मैं पढ़ा रहा तब मैं आपको इसके बारे में MOT का एंगल भी बताऊंगा। तो मिलते हैं MOT के साथ, लेकिन वो आगे। अब हम छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी सी बातें सीख रहे हैं तो आज हम छोटी छोटी बातें ही सीखेंगे। अब इस पे और सवाल कैसे बनेगा जरा देखो। इतना आसान हो गया ना अब हमारे जीवन में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। फिर से वही कहानी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब रेजोनेंस की कहानियां भी आएगी। अब यहां हमको समझना पड़ेगा, देखो जरा कि क्लोरीन है हमारे पास, तो 7 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए,
और नेगेटिव चार्ज की वजह से +1 भी हो गए। तो कितने हो गए यहाँ? 24, 25 और 32। ठीक है। और चाहिए कितने? तो 5 एटम है तो हमारे पास चाहिए है हो गया, चाहिए हमारे पास हो गए 40, कमी हो गई 8 की। बॉन्ड बनेंगे 4। ठीक है माइनस कमी बाई 2। लोन पेयर हो गया 32 - 8, 32 - 8 डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर हो गया 12। अब सेंट्रल एटम क्लोरीन ही रहने वाला है, तो कम नंबर मात्रा में 4 ऑक्सीजन है, हम उसको बांट दें 1 2 3 4 ऑक्सीजन। ठीक है, बॉन्ड बना दो। कितने बॉन्ड बनाने हैं यार? 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास हो क्या जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें निकाल लो हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर 12 बांटने हैं। क्लोरीन से पूछो तुझे चाहिए क्या? बोला नहीं यार ऑक्टेट कंप्लीट है अपना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 है। तो भाई कॉमन सेंस ये कहता है कि आप बांट दो इसको, 3 3 3 3 सब में बांट दो। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज डेवलप होती है। ये हो गया हमारे पास। अब ऑक्सीजन के बारे में बात, क्लोरीन के बारे में तो हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाहें तो निकाल लो 7। ओ इंटरेस्टिंग बात हो गई, 7 बॉन्ड 4, फालतू कितने पड़े? बोला 0। ओ हो, तो गजब हो गया है। तो इसका मतलब चार्ज, फॉर्मल चार्ज दिख रहा है इसमें तो बहुत ही भयानक, बहुत ज्यादा फॉर्मल चार्ज दिख रहा भाई। तुम समझो इस बात को, कितना फॉर्मल चार्ज दिख गया इसमें। ओ हो 3 चार्ज दिख गया, 3 पॉजिटिव, मतलब +3। हाँ भाई साहब +3 चार्ज है इसमें, इस पे +3 चार्ज है। अब ऑक्सीजन पर निकालो, हर ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है, एवरी ऑक्सीजन इज सिंगली बॉन्डेड। इसका मतलब 6 होते हैं, बॉन्ड बना रहा है 1, और फालतू कितने पड़े इलेक्ट्रॉन्स? तो हमारे पास 6, तो हर पर चार्ज है -1। तो इसका मतलब हर ऑक्सीजन पर चार्ज है हमारे पास -1 -1 -1 और -1। मर गए। मतलब एस पर लुईस स्ट्रक्चर, इस पर ये कहानी होनी चाहिए, जरा देखो। ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -1, एस पर लुईस स्ट्रक्चर। और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करो तो पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ। क्लोरीन पर 3 पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, ये होनी चाहिए। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से दिखाऊं तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। इस पॉजिटिव नेगेटिव को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कैंसिल कर सकता हूँ, इस पॉजिटिव नेगेटिव को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कैंसिल कर सकता हूँ। तो एज पर लुईस स्ट्रक्चर इसकी कहानी ये होनी चाहिए। ये होना चाहिए इसका लुईस स्ट्रक्चर, है ना, एज पर लुईस। लेकिन मॉडर्न स्ट्रक्चर ये कहता है, मॉडर्न क्या कहता है, मॉडर्न स्ट्रक्चर समझो अब इसकी। मॉडर्न ये कहता है कि अगर मान लो आपका जो सेंट्रल एटम है ना वो 3rd पीरियड का है, ये तो ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं करना है हमको, यही है कहानी। ये हमारे पास ClO4 की कहानी यही है, यही है हमारे पास ऑक्टेट के अकॉर्डिंग तो। लेकिन अब देखो बन गया हमारे पास ClO4 -1 है, देख लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया हमने 3। तो लेकिन मॉडर्न स्ट्रक्चर भी तो पढ़ेंगे हम, लुईस तो कहीं ना कहीं फेल होगा ही। मॉडर्न ये कहता है कि अगर आपका सेंट्रल एटम 3rd पीरियड या उससे आगे का है तो दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, देयर ऑक्टेट कैन बी एक्सपेंड। तो इन दैट केस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड और शुड बी और मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ डबल बॉन्ड। तो ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है जहां पर लुईस थ्योरी फेल हुई थी। किसने दिया था, क्या दिया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडर्न स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर फिर लिख लो इस बात को
कि अगर आपका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके आगे का है तो यू कैन रिप्लेस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय अ डबल बॉन्ड, बाय अ डबल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसा ही और एग्जांपल करना है, चलो ऐसा ही और एग्जांपल करते हैं अपन, और एग्जांपल करते हैं जैसे कि SO2। तो यहाँ हो गया हमारे पास 6 + 6 + 6 तो 18 हो गए। चाहिए कितने? 3 है तो 24 चाहिए, है ना। तो 6 बचे, ये हमारे पास हो गए कमी, और कमी बाय 2 नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएगा। तो बॉन्ड्स हो जाएंगे 3, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? है माइनस कमी बाय 2, 18 6 डिवाइड बाय 2 तो 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने सल्फर यहाँ ले लिया दोस्तों। ऑक्सीजन कितनी है? 2, हमने यहाँ लिख दी 2। बॉन्ड कितने बनाने? ओहो, ओहो 3 ही बनाने। ये लो 3 बना दिए साहब। अब क्या कहें? अब हमने कहा कि भाई साहब तीनों लोन पेयर बांटो। लोन पेयर हमने पूछा इन सब से, सल्फर से पूछते हैं, बोला कितने इलेक्ट्रॉन है, कहेगा 6 आ गए भाई बॉन्ड से। तो हमने कहा अभी भी तेरे को 1 चाहिए होगा ना, तो ये ले। और इस ऑक्सीजन से पूछा तो इसने बोला मेरे को चाहिए 3 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इससे पूछा, इसने बोला 2। ठीक है, तो 3 तो 5 और 1 6 बढ़ गए। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो इस ऑक्सीजन पर, तो तुम समझ गए होंगे सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ही आता है। अब तो सीख गए होंगे तुम, नहीं तो देख लो, सीख लो। तुम्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फालतू इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास यहाँ -1, तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा? बोल -1। और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है तो उस पर कोई चार्ज आता नहीं, देख लो चाहे तो निकाल लो तुम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है ना, बोलो क्लियर है। और नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है 2, फालतू पड़े 4, 0 हो गया। इस पर निकालो चार्ज, इस पर निकालो तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 माइनस बॉन्ड बना रहा 3 और फालतू पड़े 2, तो +1 आ रहा है चार्ज, तो इस पर आएगा प्लस। तो अब तुम समझ गए होंगे कि दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। या तो मैं ये बनाऊं, या फिर मैं कह सकता हूँ ये सल्फर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, या फिर ये बनाऊं। और मॉडर्न स्ट्रक्चर में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो सेंट्रल एटम आपका सल्फर है, तो सल्फर अगर आपका सेंट्रल एटम है तो दैट कैन बी रिप्लेस्ड, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ डबल बॉन्ड। ये मॉडर्न हो गया, ये लुईस हो गया, ये लुईस हो गया, ये लुईस, ये लुईस, ये मॉडर्न। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? बोलो आगे जानेंगे हम। अभी छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, अभी चीज़ें हम और नहीं बता रहे हैं तुमको, ठीक है। और देखो, और देख लो चाहे तो, सवाल करते रहते हैं जल्दी जल्दी से। PO4 कर लो, 5 + 6 + 6 + 6 + 6 और माइनस, तो फिर +3 और करना पड़ेगा, है ना। तो 24 तो ये हो गए, 32 हो गए। चाहिए कितना? 1 2 3 4 5 है तो 40, तो 8 है ना। तो बॉन्ड हो गए कमी 4, लोन पेयर है माइनस कमी डिवाइड बाय 2, 200 300 बार कर चुके हैं अब तो ये वाली कहानी, ठीक है। तो 12 हो गई हमारी कहानी। अब हमारे पास एक फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन 4 है, दिखा दो 4, 4 दिखा दिया। बॉन्ड कितने बनाने? 4, 1 2 3 4, ये लो साहब, ठीक है। अब तो सीख गए होंगे तुम। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने दिखा, अब लोन पे कितने दिखाने हैं? 12, तो 4 ऑक्सीजन है तो 3 3 बांट दो, सिंपल सी बात है। ऑक्टेट कंप्लीट करता हुआ फॉस्फोरस को तो चाहिए नहीं, ये लो। चार्ज आपको दिखाना है, आप चार्ज दिखा दो। ऑक्सीजन पर देख लो, सिंगली बॉन्डेड पर हमारे पास -1 ही आता है, आप तो सीख गए यार। -1 -1 -1 -1। फॉस्फोरस पर निकाल लो, फॉस्फोरस पर निकालोगे तो देख लो, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि अगर नाइट्रोजन का भाई मान लो इसे,
और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है 4, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। फिर भी देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5, बॉन्ड बना रहा 4, फालतू पड़े 0, तो आ गया +1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये +1 और ये -1, तो या मैं इसको इससे दिखा सकता हूँ कि दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, या दिस पॉजिटिव और दिस नेगेटिव, या ये इनमें से किसी भी एक को मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दिखा सकता हूँ। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया PO3। और अगर इसकी मॉडर्न स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फॉस्फोरस है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर इसकी असल बनेगी जब हम लुईस थ्योरी को गलत साबित कर देंगे, कहेंगे कि ऑक्टेट भी एक्सपेंड होता है, तब ये वाली बातें करेंगे। लेकिन एज पर लुईस थ्योरी यही कहानियां होगी। क्या मेरी बात तुमको चमक गई है दोस्तों? चलो 2 सवाल और करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे। चलो BF4, ओहो बेरिलियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1s2 2s2, 2 ही है, 2 ये जोड़ लेते हैं ना, बाद में जोड़ेंगे इसको। तो +7 +7 +7 +7, 7 चौक 28, और प्लस ये 2 28, और ये लो 32 हो गए वापस। अब 5 हैं तो 40 ही चाहिए ना, तो 8 ही होंगे ना, तो बॉन्ड 4 ही बनेंगे ना, तो लोन पेयर जो है वो है माइनस कमी, 12 ही होंगे ना, तो बॉन्ड बेरिलियम ही होगा ना, तो फ्लोरीन 4 ही होंगे ना। तो चार्ज भी निकालना, बॉन्ड कितने बन रहे हैं 4, तो चार्ज बनाएंगे ना। बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो लोन पेयर उसे नहीं देंगे ना, तो 12 का मतलब ऐसे ही देंगे ना। लो सीख गए हम तो, एकदम छोटे बच्चों की तरह। पिछली क्लास में सिलिकेट पढ़ाया था तुमको एकदम भारी, और इस क्लास में एकदम हल्का टॉपिक है ना। F4 आ गया हमारे पास, क्लियर। अब फॉर्मल चार्ज निकाल लो। फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका तुम जानते हो मेरे दोस्तों, बड़ा ही आसान होता है, और वो क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 - 1, -7 -1 6, 0 हो गया, 0 0 0 0, और बेरिलियम पर आएगा सारा चार्ज, सारा चार्ज ही बेरिलियम पर ही आने वाला है। इस बात से तुम इत्तेफाक रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? चार्ज क्या आएगा बताओ? चार्ज आएगा हमारे पास, यहां पर देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड भैया बना रहे हैं 4, फालतू पड़े 0, तो +2 चार्ज इसी पर आएगा, +2 चार्ज इस पर आएगा, समझ गए? अब लास्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास O3। ओजोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओजोन के बारे में बात करूं, O3, देखें तो ओजोन के बारे में अगर मैं बात करूं O3 की, तो हम देख लो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, 3 है हमारे पास, 18 हो गए हमारे पास। अब तो गिन लो, हैं चाहिए कितने? 24, 8 या 24, कमी कितने की है? 6 की है। बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। लोन पेयर कितना है माइनस कमी 12, तो मतलब हमारे पास 6 लोन पेयर बनेंगे। ठीक है, बस खत्म। ऑक्सीजन ले लो, ये ऑक्सीजन ले लो, ये ऑक्सीजन ले लो। कितने बॉन्ड बनाने? 3 बनाने। क्या बात कर रहे हो, 3 ही बनाने क्या? हाँ, तो ये लो, ये लो, है ना। कोई कह सकता है नहीं साहब ये लो और ये लो, हमने कहा बात सही है, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नहीं। अब यहाँ देख लो, तुम निकालोगे चार्ज, तो डबली बॉन्डेड पर तो कोई चार्ज आता नहीं, अब तुम सीख गए होंगे, तो इस पर कोई चार्ज आने वाला है नहीं। अगर औकात से ज़्यादा बना रहा है तो उस पर ऑब्वियसली +1 चार्ज आएगा, औकात से कम बना रहा है तो -1 चार्ज आएगा। यही हो गया, -1 चाहे तो निकाल लेना, +1 और 0,
लोन पेयर बांट दो, 1 2 3 4, है ना, और इस पर बांट दो 1 2 3 4 5 6, और इस पर बांट दो 1 2, तो 3 तो 5 और 1 6 बढ़ गए। एकदम सेम कहानी, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब ये जो दोनों है ना दोस्तों, दोनों स्ट्रक्चर ट्रू हो गई, और ये दोनों कहलाती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन की। समझ में आ गया। अब ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास ओजोन की स्ट्रक्चर ये है, और अगर मैं इसे O18 कर दूं तो ऑब्वियसली ये वाली स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है इसकी, कि हमारे पास O18 पर एक नेगेटिव चार्ज हो। ये भी तो आपको कह सकते हो ना आप, इसमें क्या दिक्कत है, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसी को बोलते हैं लोन पे रेजोनेंस। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है ना। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस जो है वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई एक स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाए तो हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी बच्चे को आपको एक्सप्लेन करना हो कि राइनो गैंडा किसे कहते हैं, और सामने एक कॉमिक बुक पड़ी है और उसमें 2 कैरेक्टर हैं, ड्रैगन और एक मोटी चमड़ी वाला ड्रैगन का बच्चा, सॉरी एक ड्रैगन है, छोटा बच्चा है ड्रैगन का, मोटी चमड़ी है उसकी, और एक है यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला घोड़ा। तो आप उसको क्या बोलोगे कि यार यूनिकॉर्न से, जो कि एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है, उससे आप एक सिंग ले लो और ड्रैगन की मोटी चमड़ी ले लो, दोनों हाइपोथेटिकल है, और दोनों को मिला के मोटी चमड़ी और ड्रैगन और यूनिकॉर्न का एक सिंग वाला कैरेक्टर मिलाकर अगर तुम नई स्ट्रक्चर इमेजिन करोगे तो वही जो है राइनो होगा। तो यहाँ तुम देखो राइनो जो है वो रियल है, जबकि जो 2 चीज़ें तुमने ली वो कैसी है, हाइपोथेटिकल है। इसका मतलब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को लेकर अगर आप रियल एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो यही रेजोनेंस है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि अगर मान लो कोई कहे कि ये वाली स्ट्रक्चर सही है और कोई कहे कि ये वाली स्ट्रक्चर सही है, तो दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत क्यों है, इस बात को समझो। अगर ये वाली स्ट्रक्चर सही है तो ये डबली बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, तो मतलब ये बॉन्ड लेंथ अगर ए होगी तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बी होगी। और अगर ये आपकी स्ट्रक्चर सही है तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये दोनों बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए थी। तो आपकी लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए बॉन्ड लेंथ का डेटा। और अगर आप ये कई बार ये लिख दोगे तो उल्टा हो जाएगा कहानी। लेकिन ये तो आपका, अगर मैं देखूं तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं खाता। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखता है कि A इज इक्वल टू B। हाँ, इसका मतलब अगर ये आपका हो गया यूनिकॉर्न और ये आपका हो गया ड्रैगन का बच्चा जो मोटी चमड़ी है, तो न तो गैंडा इसके जैसा दिखता है न गैंडा इसके जैसा दिखता है। दोनों को मिला दो, दोनों के गुणों को मिला दो, जो नई स्ट्रक्चर मिलेगी उसे ही गैंडा कहेंगे और रियल मॉलिक्यूल उसके जैसा दिखेगा। कैसे? तो यहाँ हम ऑक्सीजन लगा देंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब इससे पूछेंगे डबल बॉन्ड ने क्या है, हाँ ये कह रहा नहीं सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएंगे, ना पूरा डबल बॉन्ड ना पूरा सिंगल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएंगे। तो ये आपका यूनिकॉर्न है, जो पूरी तरीके से सत्य नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ एक पार्ट उसका एक्सप्लेन हो रहा है, 3 इससे मोटी चमड़ी एक्सप्लेन हो रही है, लेकिन इन दोनों से मिलाकर जो भी हम बना रहे हैं वो रियल है। तो इस पर चार्ज देखो, कोई चार्ज नहीं है, -1, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव कहेंगे। इस पर आएगा हमारे पास, यहाँ अगर मैं देखूँ तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, सॉरी है ना, यहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव है। और यहाँ अगर मैं देखूँ डबल बॉन्ड, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं दोस्तों? तो ये दोनों का हाइब्रिड हमको बनाना पड़ेगा। आगे रेजोनेंस की एक और स्ट्रक्चर इसकी हम जानेंगे, मगर अभी के लिए इतना ही जितना तुम समझना चाह रहे हो। चाहे तो हम एक और बॉन्ड बना सकते हैं जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, लेकिन वो आगे जानेंगे हम। अभी के लिए हम इतना ही जानेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर आप रेजोनेंस करना सीखेंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? तो एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं हम SCN की, और उसके बाद तुम जान चुके हो इसका मतलब कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस क्या होता है। लुईस स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा हो सकती है। SCN सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली का है 6, कार्बन फैमिली का है 5, नाइट्रोजन और +1, समझ रहे हो? तो 5 6 14 16 हो गए,
और 24 हमको चाहिए, तो 8 हो गए हमारे पास। बॉन्ड हो जाएंगे हमारे पास 4, नंबर ऑफ लोन पेयर है माइनस कमी, मतलब फिर से आ जाएगा 6 लोन पेयर। ये हमारे पास बॉन्ड, ये कमी है ना। तो अब यहाँ बना लो सेंट्रल एटम, कार्बन ले लें, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इधर सल्फर लिख दें और इधर नाइट्रोजन लिख दें। बॉन्ड कितने बनाने हैं? बॉन्ड बनाने हैं हमारे पास 4, तो हमने कहा 2-2 बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी ने कहा नहीं 2 नहीं बनाएंगे भाई, किसी ने कहा 2 नहीं बनाए जाएंगे, तो कैसे बनाए जाएंगे? 4 बॉन्ड है तो हमने कहा ऐसे बनाए जाएंगे, 3 इधर बनाएंगे और 1 इधर बनाएंगे। हमने कहा ठीक है ऐसे बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चार्ज निकालोगे, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, नॉर्मल बॉन्ड बना रहा है। इस पर अपनी औकात से कम बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। चाहे तो निकाल के देख लेना आप, लोन पेयर देख लो, 1 2 यहाँ आ जाएगा, इस पर कोई नहीं चाहिए, यहाँ पर 1 और 2 बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ देख लो तो हमारे पास इसका तो कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, सल्फर 1 बॉन्ड कम बना रहा है, तो 1 2 3 इसको दे दो, तो 4 हो गए, है ना। चार्ज तुम निकालने बैठोगे तो सल्फर पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसी है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएगी। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोनों ही सही है, लुईस डॉट्स दोनों ही स्ट्रक्चर एकदम सही है। और अब बना कैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। अगर ये 2 चेंज मैं इसमें दिखा दूँ तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। इसीलिए रेजोनेंस जो होती है उसकी सबसे छोटी डेफिनेशन ही यही होती है, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। यही सबसे छोटी हमारे पास रेजोनेंस बनाने का तरीका होता है। चाहे तो यहाँ देख लो तुम, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, तो ये बन जाएगा। तो रेजोनेंस की सबसे छोटी कहानी यही है मेरे दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या है? लुईस स्ट्रक्चर हो गई। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। लास्टली अगर मैं देखूँ तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है लुईस स्ट्रक्चर्स की। तो लुईस स्ट्रक्चर की ड्रॉबैक ये है कि हाइपरवेलेंट कंपाउंड पर एप्लीकेबल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी है, हाइपो पर भी एप्लीकेबल नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन की कहानी भी ये नहीं करता है, ठीक है। assumes that electrons are localized between atoms और एज लोन पेयर, रेजोनेंस इज इग्नोर्ड। ये रेजोनेंस को क्या करता है? इग्नोर करता है, ये मानता है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रहते हैं, है ना। और ये लुईस जो है वो 2D स्ट्रक्चर है, 3D के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो ये है लुईस स्ट्रक्चर। मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से लुईस स्ट्रक्चर बनाना अब आ गया होगा, किसी भी मॉलिक्यूल को का लुईस स्ट्रक्चर आप बना सकते होंगे। तो दिस इज़ इट दोस्तों। बाकी और बढ़िया बढ़िया लेक्चर के लिए, बढ़िया बढ़िया जैसे एमओटी का बहुत अच्छा लेक्चर आने वाला है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। ये वाला लेक्चर था छोटे बच्चों के लिए जो अभी जस्ट इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, लुईस स्ट्रक्चर जानना शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया गया। रिजल्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।